क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर गीतेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑलमोस्ट हम चैप्टर के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। हालांकि चैप्टर काफी लंबा चला है ये, मैंने पहले भी आपको बताया बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिलेबस को लेकर चिंता कर रहे हैं। उनका बोलना है सर सिलेबस कब पूरा होगा। अरे भाई, आपसे पहले वाला एग्जाम अभी नहीं हुआ है, ठीक है ठीक है। तो अभी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि आपका एग्जाम जब भी मई में भी एग्जाम आपका होता है तो हम सिलेबस को पूरा कर लेंगे। कि जो हमने कमिट किया आपसे कि फरवरी के लास्ट तक आपका कोर्स पूरा होगा, वो आपका कोर्स पूरा बेटा तब हो जाएगा। 12th वाला पोर्शन थोड़ा सा पहले पूरा कर देंगे ताकि बोर्ड वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि ऐसा कोई पक्का प्रॉमिस मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हम लोग नीट के एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट हैं। तो हम 11th और 12th को ध्यान में तो रखते हैं, लेकिन हम उस पर पूरा फोकस बेटा नहीं करते हैं। तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन बात इतनी सी है कि नीट के लिए पढ़ेंगे तो 90% से ऊपर नंबर आपको 12th बोर्ड में जरूर मिलेगा आपको, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हम यही डिस्कस कर रहे हैं। तो कोर्स की चिंता ना करें, बल्कि ये चिंता करें कि कितना आप सीख रहे हैं उसकी आप चिंता करें आप, ठीक है। तो अब लेकिन जो है फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त थोड़ा सा कोर्स का स्पीड बेटा बढ़ जाएगा। तो प्लीज अपना सीट बेल्ट टाइट बांध लीजिए ताकि आप जो है वो सफर में कहीं पीछे ना छूट जाए, ठीक है। कोई लेक्चर मिस नहीं करना फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स। प्लीज डोंट मिस एनी क्लासेस, क्योंकि अब थोड़ा क्लासेस का स्पीड बेटा बढ़ेगा, जिसके चलते जो है कोर्स भी आपका तेजी से कंप्लीट होने लगेगा, ठीक है ना। क्लियर। चलिए, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम कहां तक देख चुके थे बेटा? हम देख चुके थे, क्या देखा था हमने? लास्ट क्लास में हमने राइबोसोम्स के बारे में बात किया था हमने, ठीक है। हमने 60s सब यूनिट में क्या होता है, 40s में क्या होता है, 80s राइबोसोम क्या होता है, उसके बारे में देखा हमने। और कई सारे हमने जो है वो एस्पेक्ट पर यहां पर बात किया था हमने, ठीक है ना। क्लियर। चलिए, तो राइबोसोम के बारे में हमने समझ गए थे कि राइबोसोम दो असमान उप इकाइयों से बने होते, दो जो है वो अनइक्वल सब यूनिट से बने होते, दोनों मैग्नीशियम आयन के थ्रू जुड़ी होती है। अब आप देख रहे हैं बेटा, आपको एरो से एक यहां पे एरो, ध्यान से देखिए इमेज में आपको एरो दिखाई पड़ रहा है। तो पहले तो इस एरो वाले पार्ट को पहचानते हैं हम। क्या है बेटा? ये एरो वाला पार्ट होता है आपका, नहीं, ये जो आप एरो वाला पार्ट देख रहे हैं ये क्या? दिस इज दी सेंट्रल वैक्यूल के। इसे क्या बोलते हैं? हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं, ठीक है ना। तो बताइए मुझे कि सेंट्रल वैक्यूल के अंदर का फ्लूइड के जो तरल पदार्थ सेंट्रल वैक्यूल के अंदर भरा होता है उसका नाम क्या होता है? और जो मेम्ब्रेन सेंट्रल वैक्यूल को घेरती है उसका नाम क्या होता है? पहले भी क्वेश्चन एक बार कर चुका हूं, पर रिकॉल कराने के लिए आपसे दोबारा क्वेश्चन में कर रहा हूं, ठीक है। जो तरल पदार्थ द्रव जो है सेंट्रल वैक्यूल के अंदर भरा होता है उसे क्या कहते हैं हम, और जो मेम्ब्रेन चारों ओर से घेरती है उसके लिए हम क्या नाम यूज करते हैं, ठीक है ना। क्लियर। देखिए, अब सिंपल सी बात है बेटा कि सेंट्रल वैक्यूल के बारे में याद रखना बेटा। सेंट्रल वैक्यूल जो है होता है प्लांट सेल में ऑस्मोटिक रेगुलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल जो होता है ये मेन हिस्सा होता है जहां पर वाटर की एंट्री होती है या जहां से वाटर बाहर निकलता है। ये क्यों याद रखना है? क्योंकि हम जब पढ़ेंगे बेटा प्लांट वाटर रिलेशन, जब पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ेंगे, तब यहां पर ये चीज का जिक्र आएगा बेटा, ठीक है। यानी कि यदि एक प्लांट सेल से आप वाटर को बाहर निकाल लेंगे, आप एक्सो ऑस्मोसिस करेंगे, तो सेंट्रल वैक्यूल आकार में छोटा हो जाएगा, और जब वाटर अंदर आएगा सेंट्रल वैक्यूल आकार में बढ़ जाएगा। तो जो प्लांट सेल के अंदर कुछ दबाव होते हैं, कुछ प्रेशर होते हैं, टरगार प्रेशर होता है, वॉल प्रेशर होता है, तो ये सब कैसे बनते हैं इस पर हम जब पढ़ेंगे बात करेंगे बेटा। अभी हम नहीं उलझेंगे, अभी बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए आप कि प्लांट सेल, एक मैच्योर प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल सबसे अधिक जगह घेरता है, और इसके अंदर जो द्रव भरा होता है वो लिक्विड जो है वही दबाव को बनाए रखता है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है ना, और ग्रोथ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एक पॉइंट पहले भी मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल वैक्यूल जो है वो कई बार प्लांट सेल में, कई सारी प्लांट सेल में लाइसोसोम आपको देखने नहीं मिलेगा, कि कई मैच्योर प्लांट सेल में लाइसोसोम देखने नहीं मिलेगा। तो मान लो किसी चीज को पचाना है, डाइजेस्ट करना है, तो उसके लिए कई बार सेंट्रल वैक्यूल लाइसोसोम के समान काम करता है। जब तक एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन ना करे आपसे, जब तक एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ना करे कि बताइए कि प्लांट सेल में लाइसोसोम का काम संभालने वाला कौन सा सेल और कंपोनेंट है, तो लाइसोसोम का काम संभालने वाला होता है सेंट्रल वैक्यूल बेटा, ठीक है ना। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा तो आपको आंसर देना है,
ठीक है। फिर कुछ बच्चे इस बात पे भी कंफ्यूज होते हैं कि सर लाइसोसोम में आपने बताया था कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है, लेकिन दोनों यदि अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हैं तो क्या चुनेंगे हम? दोनों यदि अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हैं बेटा तो हमेशा चुनेंगे आप इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है ना? क्लियर? कंफ्यूज मत होना आप। फिर हमारे सामने देखिए पैरामीशियम दिखाई पड़ रहा है। पैरामीशियम में हम क्या देख रहे हैं बेटा? हम यहां पर जो है वो देख रहे हैं कि हमें इसमें दिखाई पड़ रहा है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखाई पड़ रहा है। और व्हाट इज द फंक्शन, आपको बताना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील धानी का कार्य क्या होता है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है ये आप मुझे बतलाएंगे। क्लियर? ठीक है ना बेटा? तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या काम करता है आपको बताना है, ठीक है? सेंट्रल वैक्यूल से बेटा ये डिफरेंट होता है, ठीक? देखिए हम देख रहे हैं ये दिखाई पड़ रहा है हमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है? क्लियर? ठीक। चलिए अब आते हैं बेटा, अब जो है हम बात करेंगे माइक्रोबॉडीज पे के। थोड़ा सा क्रम को हमने अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा सा आगे पीछे किया हमने, हालांकि आपकी एनसीईआरटी में माइक्रोबॉडी सबसे आखिर में 2 लाइनें लिखी होंगी उसमें, ठीक है? देखेंगे, ठीक है? अभी मेरे अकॉर्डिंग चलिए आप, क्योंकि अभी हमने, अब आप बोलेंगे सर ये पहले क्यों लिया आपने? क्योंकि बेटा अभी ईआर पढ़ा हमने, ईआर से गोल्जी बॉडी बना, गोल्जी बॉडी से क्या बना? लाइसोसोम बना, उसको देखा हमने। देन हमने जो है वो ईआर के फ्रेगमेंट माइक्रोसोम से राइबोसोम डिस्कवर किया, उसकी बात की हमने। अब बात करेंगे माइक्रोबॉडीज की, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ थैलियों को प्रोड्यूस करती है, जिनको हम माइक्रोबॉडीज कहते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा माइक्रोबॉडीज आर सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज स्मॉल सेल ऑर्गेनेल के। याद रखिए सेल के अंदर सबसे छोटे सेल ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं वो माइक्रोबॉडीज होते हैं। अदरवाइज यदि हम मेम्ब्रेन वाला वर्ड इस्तेमाल ना करें तो सेल के अंदर सबसे छोटा जो सेल ऑर्गेनेल है वो होता है राइबोसोम। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन द सेल इज राइबोसोम। लेकिन कोई पूछता है स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के, सबसे छोटा मेम्ब्रेन से घिरा कोशिकांग कोई पूछता है, स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कोई पूछता है, तो क्या बोलोगे बेटा? तब बोलोगे आप माइक्रोबॉडीज, ठीक ना? दिया द स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, और ये ईआर से स्पेशली किससे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये उत्पन्न होते हैं। इनका डायमीटर 0.5 से लेकर 2.5 माइक्रोमीटर होता है। 3 तरह के होते हैं। वेरी आईएमपी माइक्रोबॉडीज 3 तरह की होती है बेटा, पर ऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और स्फेरोसोम के। देखो सिंपल सा नाम क्या बोलता है? नाम बतलाता है आपको कि सोम का मतलब होता है बॉडी या स्ट्रक्चर। सोम का मतलब क्या होता है? बॉडी या स्ट्रक्चर, है ना बेटा? ठीक है ना? और ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो परऑक्साइड की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व बॉडी या स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलेंगे? परऑक्सीसोम बोलेंगे। मतलब जो परऑक्सीसोम मतलब ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड या परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है उसे बोलेंगे परऑक्सीसोम बोलेंगे, ठीक है ना? फिर ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमको ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल देखने मिलती हो, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। अब ये क्या होता है हम आगे बात करते हैं कि ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर जिसके अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल देखने मिलती हो उसे ग्लाइऑक्सीसोम कहते हैं। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट बात है कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल केवल और केवल आपको प्लांट में देखने मिलती है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, केवल प्लांट में देखने मिलती है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में होता यह है कि फैट का परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट में होता है, ठीक है? यानी फैट का परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट में होता है, यानी वसा का परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट में होता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में, और ये केवल और केवल प्लांट में देखने मिलती है। इसका मतलब कौन सी माइक्रोबॉडी एक्सक्लूसिवली प्लांट में देखने मिलेगी? ग्लाइऑक्सोम। कौन सी माइक्रोबॉडी एनिमल सेल में नहीं होगी? ग्लाइऑक्सोम, ठीक है? क्लियर? फिर आते हैं स्फेरोसोम, ऐसी बॉडी या स्ट्रक्चर जो स्फेरिकल होता है, जो लिपिड की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। लिपिड की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है तो लिपिड के सरफेस टेंशन के कारण ये गोल हो जाता है, उसे स्फेरोसोम कहते हैं, ठीक है? देखिए अब एनसीईआरटी में कितना लिखा, देखो ये जो लाइन दिख रही है ना, कोई एक लाइन, ये एनसीईआरटी की लाइन, बस इतना ही लिखा है इसमें। तो ये सिलेबस के समान है बेटा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन तो डिटेल में आता है। क्या लिखा है एनसीईआरटी में? मैनी, कई मेम्ब्रेन बाउंड मिनिट वेसिकल, कई मेम्ब्रेन से घिरी हुई छोटी छोटी थैलियां जिन्हें माइक्रोबॉडी कहते हैं,
दैट कंटेन वेरियस एंजाइम, जिनमें विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं, आर प्रेजेंट इन बोथ एंड प्लांट एनिमल सेल, ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। बस इतना सा लिखा है, दिस दैट्स ऑल। एंड एनसीईआरटी ने बस इतना ही लिखा है कि कई छोटी छोटी थैलियां जिनमें कई एंजाइम भरे होते हैं, वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। बाकी तुम पता करो, बाकी तुम पता करो, ठीक है। ये है एनसीईआरटी की कहानी, ठीक है। चलो पता कर लेते हैं ना यार, ठीक है। कब क्यों डरे मेहनत करने से हम। चलिए पेरोक्सोम की बात करते हैं। रॉडिन फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व पेरोक्सोम इन माउस स्क्रूटिनी। अब जिन साइंटिस्ट के मैं नाम लिखा रहा हूं बस वही याद रखेंगे, बाकी सारे नाम अलग अलग एमसीक्यू बुक में अलग अलग दे रखे हैं, गलत है बेटा, वो एग्जाम में नहीं आएंगे। जो मैं बता रहा हूं बस वही सही है, नाम उनको ही दिमाग में रखिएगा बेटा, ठीक है। क्योंकि बाकी क्या है, गूगल में भी इंफॉर्मेशन गड़बड़ है इस मामले में, ठीक है। तो अभी आप जो है वो ना तो इसके मैं गूगल को मैं सोर्स ढूंढेंगे इसका, ना फालतू के एमसीक्यू बुक में, ठीक है। देखना है तो कोई अच्छी सी टेक्स्ट बुक में देखिए, आपको सही जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो रॉडिन ने पहली बार पेरोक्सोम को माउस किडनी में देखा, डिस्कवर्ड बाय टॉलवर्ट। टॉलवर्ट को इसकी खोज का श्रेय मिला, इसे हम यूरिकोसोम भी कहते हैं। तो किस माइक्रो बॉडी के लिए हम यूरिकोसोम वर्ड भी यूज करते हैं, तो पर ऑक्सीसोम के लिए हम यूरिकोसोम वर्ड भी यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया इनका संबंध जो है वो सेल में, कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म से होता है। किससे होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म से होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि इसे, चूंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म में जो मेन एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं पर ऑक्सीडेजेज, ऑक्सीडेजेज, ठीक है। ये जो पर ऑक्सीडेज है, चूंकि जो हम बात करते हैं जो हमारा जो पर ऑक्सीडेज है यो, ठीक है ना, या ऑक्सीडेज है, ये क्या काम करते हैं? ये H2O2 को बनाने में रोल प्ले करते हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि इतना सारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाए जो सेल को डैमेज कर दे। आपको बता दूं मैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो ऐसा केमिकल है जो सेल के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है। कभी आपने देखा, कभी चोट लग जाती है, कभी हमको चोट लग जाती है, और यदि मान लीजिए हम घर, देखो हमारे घर में क्या होता है, घर में चोट लगने पर हम जो अप्लाई करते हैं वो डिटॉल है, सेवलॉन है, बीटाडीन लोशन है, डिटॉल अप्लाई करेंगे, सेवलॉन जो है अप्लाई करेंगे। डॉक्टर का घर होगा तो आपको बीटाडीन लोशन भी मिल जाएगा आपको, क्या, ठीक है। और यदि क्लिनिक या हॉस्पिटल में होंगे तो आपको फिर क्या करेगा डॉक्टर, जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ करेगा घाव को, ठीक है, H2O2 का इस्तेमाल करेगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो टॉक्सिक केमिकल को डिस्ट्रॉय करता है, वो बैक्टीरिया को भी मार सकता है वो। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग केमिकल के, और ये क्या करता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। H2O2 जो होता है वो ऑक्सीजन एटम रिलीज करता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कभी भी जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने घर में सुरक्षा के लिए कोई लाइसेंस लेके उसने कोई वेपन रखा हुआ है घर में, ठीक है, तो वेपन को वो सुरक्षित रखेगा, उस वेपन को वो जो है वो सुरक्षा में रखेगा ताकि कोई गलत इस्तेमाल उस वेपन का ना कर ले, ऐसे ही करेगा। बिल्कुल सेल भी वैसी होती है कि उसके पास में वेपन है पेरोक्सोम के नाम का, जिसके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म के एंजाइम है, और ये H2O2 से वो किसी भी केमिकल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जहां पे लगेगा कि कोई जहरीला पदार्थ है, टॉक्सिक है, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, उसका वो ऑक्सीडेशन कर देगा। लेकिन मान लीजिए H2O2 का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा तो कई बार वो सेल के लिए खतरनाक हो सकता है, तो उसका कंट्रोल रखने के लिए एक एंजाइम होता है कैटलेज। कैटलेज एक सेफ्टी वाल्व के समान काम करता है। कैटलेज क्या करता है, H2O2 को तोड़ के वापस वाटर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, मतलब वो तोड़ने का काम करता है H2O2 को। तो दोनों तरह के एंजाइम यहां पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। देखिए तो ये पर ऑक्सीडेज और ऑक्सीडेज एंजाइम से धनी होते हैं। एक सेल में 70 से लेकर 100 तक पेरोक्सोम पाए जाते हैं इसके, और ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में हमको देखने मिलते हैं, दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये दोनों में हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। देख रहे हैं हम, ये छोटा सा कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं, छोटी सी थैली है, और देखो एक छोटा सा, मतलब इट्स ए मिनिट वेसिकल, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है, छोटी सी एक थैली होती है जिसमें कि कई सारे एंजाइम भरे होते हैं। और यहां पे ये मिनिट वेसिकल क्या है, पेरोक्सोम है, और एंजाइम इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एंजाइम है पर ऑक्सीडेजेज एंजाइम बड़ी मात्रा में इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। The main enzyme of H2O2 metabolism are as following। ये याद रखना है, ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलने का नहीं, समझ गए, ठीक है। The main enzyme of H2O2 metabolism क्या होते हैं, यूरेट ऑक्सीडेज, कैटलेज, ठीक है, एमिडो ऑक्सीडेज, देन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज के, दीज आर दी मेन एंजाइम के। तो हमने कहा यूरिक ऑक्सीडेज हुआ, कैटलेज हुआ, एमिडो ऑक्सीडेज हो गया आपका, और हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज हो गया। दीज आर दी मेन एंजाइम व्हिच आर इन्वॉल्व इन दी H2O2 मेटाबॉलिज्म, ठीक है, क्लियर।
एंजाइम ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी, और कम से कम 5 से 6 टाइम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। एंजाइम ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज केवल और केवल आपको पर ऑक्सीसोम में देखने मिलेगा, ठीक है। और ये वो एंजाइम होता है जो फोटो रेस्पिरेशन का मुख्य एंजाइम है। मैंने आपको बताया था कि प्रकाशीय श्वसन की प्रक्रिया, फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपको जो है जिन पौधों में देखने मिलती है वो होते हैं C3 प्लांट, ठीक है। याद है ना, हमने बात किया था क्लोरोप्लास्ट पढ़ते समय, तो मैंने आपसे कहा था C3 प्लांट में आपको फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाशीय श्वसन की प्रक्रिया आपको देखने मिलेगी। और इन पौधों में क्या होता है, इन पौधों में होता है कि जो है क्लोरोप्लास्ट कभी कभी गलती से बजाय CO2 के O2 का इस्तेमाल करने लगेगा। जब वो O2 इस्तेमाल करेगा तो हम बोलेंगे कि ये प्रकाशीय श्वसन, लाइट की प्रेजेंस में इसने बजाय CO2 के O2 को जोड़ लिया है। अब ऐसा क्यों होता है वो पढ़ेंगे हम फिजियोलॉजी में। अभी हमने इतना कहा कि इस प्रोसेस की शुरुआत होती है क्लोरोप्लास्ट में, और इस प्रोसेस का जो मेन रिएक्शन है वो होता है पर ऑक्सीसोम में, और यह प्रोसेस खत्म होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब प्रकाशीय श्वसन की प्रक्रिया में 3 सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं बेटा। शुरुआत होती है क्लोरोप्लास्ट में, मेन रिएक्शन होता है पर ऑक्सोम में, और खत्म होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में, के। तो तीनों का सीक्वेंस याद रखना, भूलना नहीं बेटा, के। अब याद रखो, अब इसमें मेन रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि मेन रिएक्शन का जो एंजाइम है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, वो केवल और केवल पर ऑक्सोम के अंदर हमको देखने मिलता है, ठीक है। क्या करता है ये ग्लाइकोलिक एसिड को ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जो कि प्रकाशीय श्वसन का एक मेन स्टेप होता है, ठीक है। अब इस पूरी प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे बेटा हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स टॉपिक में, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि जो परऑक्सोम है उसके अंदर आपको एंजाइम देखने मिलेगा ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, ठीक है, जो ग्लाइकोलिक एसिड को ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, एंड इट इज द मेन एंजाइम ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन आपको केवल C3 प्लांट में देखने मिलेगा, और इसका कारण होता है रूबिस्को एंजाइम की दोहरी प्रकृति, क्या। अब रूबिस्को एंजाइम की दोहरी प्रकृति का मतलब यह है बेटा कि एंजाइम का नाम क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है रूबिस्को का, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब ये CO2 को भी जोड़ सकता है और O2 को भी जोड़ सकता है। जब O2 को जोड़ेगा तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तब फोटो रेस्पिरेशन होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी गलती के पीछे कारण क्या है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढेंगे फिजियोलॉजी में, ठीक है। अब फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनेल भाग लेते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, के। फोटो रेस्पिरेशन का जो सबस्ट्रेट होता है वो ग्लाइकोलेट और ग्लाइकोलिक एसिड होता है। जब कभी क्या होता है बेटा, जो CO2 को जोड़ने वाला जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, एक 5 कार्बन शुगर होता है, जो कायदे में CO2 को जोड़ने के लिए होता है, पर कभी कभी गलती से उससे ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो क्या बनता है, तब एक मॉलिक्यूल बनता है फास्फोग्लिसरिक एसिड का, और एक मॉलिक्यूल बनता है फास्फोग्लाइकोलिक एसिड का। और ये जो फास्फोग्लाइकोलिक एसिड का मॉलिक्यूल जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, ये मॉलिक्यूल ही वो मॉलिक्यूल है जो फोटो रेस्पिरेशन में भाग लेता है, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब ये कि ये इस समय हम रूबिस्को के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट ऑक्सीजनेज बोलेंगे, क्योंकि उसने O2 को जोड़ा है। और कायदे में इस पूरी प्रोसेस में गलती क्या हुआ, गलती हुआ ये कि भैया O2 को जोड़ना नहीं था, यहां पे जोड़ना था CO2 को, पर गलती से O2 जुड़ गया, और इसीलिए पूरा प्रोसेस उल्टा सुल्टा हो गया, और ये क्या हो गया, अब फोटो रेस्पिरेशन की तरफ आगे बढ़ गया ये, ठीक है। 1965 में डी डुवे फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड पेरोक्सोम, 1965 में डी डुवे ने पहली बार पेरोक्सोम को आइसोलेट किया, और इन्होंने और बाद में ये मालूम चला कि पेरोक्सोम बड़े इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होते हैं, ये कई बीमारियों के कारण भी होते हैं, दे मे बी रीजन ऑफ सेवरल डिजीज, जैसे कि हमने आपसे कहा कि ज़ेल-वेगनर सिंड्रोम, के ज़ेल-वेगनर सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, एक आनुवांशिक विकार होता है, जिसमें कि ब्रेन, किडनी और लिवर सीवियरली अफेक्टेड होते हैं। और इस जेनेटिक डिसऑर्डर में डिफेक्ट किसमें होता है, पर ऑक्सोम के अंदर होता है, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन गड़बड़ होने से पर ऑक्सोम के अंदर डिफेक्ट होता है, जिससे कि ज़ेल-वेगनर सिंड्रोम होता है। दूसरी बीमारी है एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी, ये बीमारी भी एक रेयर डिजीज होती है बेटा, और इसमें इम्यून सिस्टम जो है वो सीवियरली अफेक्ट होता है, और इसमें होता है कि इसमें भी जो फॉल्ट है, जो गड़बड़ी है, वो पर ऑक्सोम के अंदर होती है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको लिखा है ना बेटा, ये क्या है, ये मैच दी कॉलम में कई बार आता है, अनुवांशिक डिजीज के साथ ऑप्शन में। अब आपको बता दूं मैं, ये दोनों चीजें ये एग्जाम में ऑप्शन में पूछी गई, के मतलब अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे नहीं आया, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर नहीं आया, लेकिन पुराने पेपर्स को देखेंगे तो ऑप्शन में इन बीमारियों का नाम दे रखा है, और ये ऑप्शन में नाम दे रखा है तो कभी भी क्वेश्चन बन के वो आ सकता है, ठीक है।
देन एक स्ट्रक्चर जिसको खोजा गया वो है हाइड्रोजिनोसोम, ठीक है ना। जब एग्जामिनर पूछे बेटा तब बताना है आपको, ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट है, ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट है, ठीक है ना। 1997 में जो है माइटोकॉन्ड्रिया के फ्रेगमेंट, यानी ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया जो काम नहीं कर रहा है, जो अभी जिसका काम रुक चुका है, जो फंक्शनल नहीं है, उसको कई टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो कई बार उसके टुकड़े जो होते हैं उनके अंदर बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं और ये धीमे धीमे हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहे होते हैं, तो इनको कहा गया हाइड्रोजिनोसोम। तो ये कोई अलग से सेल ऑर्गेनल नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। 1997 में इनको खोजा गया। दीज आर ड्राइव फ्रॉम दी माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया से व्युत्पन्न होते हैं। दीज आर दोज माइटोकॉन्ड्रियल फ्रेगमेंट, ये वो माइटोकॉन्ड्रियल फ्रेगमेंट होते हैं which have lost their respiratory activity, जिनकी श्वसनीय क्रियाशीलता बंद हो चुकी होती है। इनमें डीएनए नहीं होता है और बट इनमें डबल मेम्ब्रेन हमको देखने मिलती है और ये बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन को स्टोर रखते हैं और उसको धीमे धीमे वो रिलीज भी कर रहे होते हैं, क्या, ठीक है। तो बड़ी मात्रा में इनके पास हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम हाइड्रोजिनोसोम कहते हैं। पर ये इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं बेटा, ठीक है। देन कम टू दी सेकेंड माइक्रोबॉडी, इसको हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सीसोम कहते हैं। इसे डिस्कवर किया था ब्रीडनबेक एंड बीवर्स ने। अब इसमें आपको भी 50 तरह के नाम मिलेंगे, जो मैं बता रहा हूं वो नाम इसलिए बता रहा हूं कि जिपमर में जब क्वेश्चन आया, बीएचयू पीएमटी में क्वेश्चन आया, ठीक है, एएमयू में क्वेश्चन आया, एम्स में क्वेश्चन आया, एएफएमसी में क्वेश्चन आया, तो यही ऑप्शन में थे। तो जो ऑप्शन में थे मतलब वही आंसर है और उनकी, ठीक है, जो सही आंसर है, जो ऑप्शन है वो वही हमको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये बेसिकली दीज आर दी मॉडिफाइड प्रोक्सोम, याद रखिएगा। इनका संबंध किससे होता है, मैंने कहा था आपसे, ग्लाइऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म में। और इस मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, फैट का परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट में होता है। याद रखना बेटा, ये केवल और केवल प्लांट सेल में होता है, ये केवल किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। तो मतलब ग्लाइऑक्सोम प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। अब ये बड़ी मात्रा में उन सीड में पाए जाएंगे जो फैट को इकट्ठा करते हैं, मूंगफली के अंदर होंगे, कैस्टर के अंदर होंगे, सोयाबीन के अंदर होंगे। जब ये सीड जर्मिनेट करेंगे तो उस समय फैट को हमें, जब कभी सीड जर्मिनेशन होगा तो उस समय फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को एनर्जी चाहिए और एनर्जी को यूज करने का तरीका तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। तो इसलिए इस साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के मेन एंजाइम होते हैं आइसोसिट्रेट लाइज और मेलेट सिंथेटेज। क्या ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के जो मेन एंजाइम होते हैं बेटा, ये होते हैं आइसोसिट्रेट लाइज और मेलेट सिंथेटेज, ठीक है। एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको थोड़ा सा, एनटीए के जो अभी मॉक टेस्ट चल रहे हैं 2020 बैच के लिए, मैं उस मॉक टेस्ट को देखता हूं तो मेरे समझ में बताती है कि दे हैव, उन्होंने एमसीक्यू बुक से क्वेश्चन निकाले, उनका उन्होंने क्वेश्चन बैंक बनाया। वो वैसे आप मॉक टेस्ट में हालांकि कई जगह पे आंसर गलत है, उसमें बहुत गलतियां भी उसके अंदर, लेकिन वो करेक्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि दिमाग से ये बात निकाल के दे दीजिए आपके, मैं कह रहा हूं आपसे कि आपके बैच से स्पेशली कह रहा हूं, दिमाग से ये बात निकाल दीजिएगा कि पेपर केवल और केवल एनसीईआरटी पर बनेगा, ठीक है। यानी 2021 एनसीईआर जो नीट का एग्जाम होगा, मैं कह रहा हूं आपसे, मेरा इंटीजन ये बात कहता है कि पेपर में एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन बड़ी संख्या में क्वेश्चन एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाकर भी होंगे। तो अपने आप को वैसे ही तैयार कीजिए बेटा, क्योंकि कारण ये कि लेवल बढ़ा के तैयार करेंगे अपने आप को ना, तो लेवल यदि कम रहा तो हम वहां पे कवरेज दे पाएंगे, हम अच्छा कर पाएंगे। लेकिन लेवल शुरू से कम रखा अपना और लेवल एग्जाम का बढ़ा हुआ मिला, तो पछताने के सिवाय हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। और हमारा हर साल कीमती होता है, ऐसा नहीं कि फिर हम उसके बाद फिर एक साल वो उसके लिए काम करें, नहीं। अभी से अपना लेवल हम जो है वो जो मानकर चलिए, जो इसके पहले एम्स होता था ना बेटा, बिल्कुल एम्स का लेवल लेके चलिए दिमाग में कि हमें अपने, हम तो अभी भले ही नीट के साथ एम्स मिल गया हो, लेकिन हमारी तैयारी का लेवल हम एम्स के लेवल पे रखेंगे बेकायदा, क्या। Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. तो इसीलिए उसमें यह होगा बेटा कि जैसे 20 से 30%, 40% क्वेश्चन में जो मैं देख रहा हूं कि उनके जो मॉक टेस्ट जैसे हो रहे हैं, तो उसका मतलब एक पैटर्न समझ में आ रहा है हमको कि वो पैटर्न क्या फॉलो कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। 2020 का पेपर पहले बन चुका है, यानी कोविड के पहले ही पेपर उसका बन चुका था, तो इसलिए उसकी चिंता नहीं करना हमको, उसमें पेपर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे। पर 2021 वाले बच्चों के लिए एक अलार्मिंग सिग्नल है
कि आपको केवल और केवल एनसीईआरटी पर टोटली रिलाई नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी तो 100% पढ़ना ही पढ़ना है, और जो मैं पढ़ा रहा हूं एक्स्ट्रा बेटा वो भी दिमाग में रखना है, क्योंकि वो आपके काम आएगा, मैं कह रहा हूं, ठीक है। इसलिए कोई डाउट दिमाग में मत रखना, समझ गए। लेवल को ऐसे लेके चलना कि यदि लेवल कम रहेगा ना तो फोड़ के आएंगे हम, ठीक है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां लेवल है हमारा, पेपर यहां लेवल पे आ गया है ना, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए और नोट करने में आलस ना करें आपके। तो ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल का मेन एंजाइम है आइसोसिट्रेटलाइज एंड मैलेट सिंथेटेस के। तो कई बच्चों ने बोला भी कि सर आपका इस बार आपके चैप्टर में लेक्चर का संख्या बढ़ रहा है बेटा, तो उसके पीछे कारण, दो कारण है बेटा। एक तो कारण यह है कि थोड़ा सा हर साल हम लोग थोड़ा सा और इंप्रूव करके और बेहतर देने की कोशिश करते हैं। पहले वाला भी बहुत बेहतर है, पर ह्यूमन नेचर है कि वी वांट टू इंप्रूव आवरसेल्फ एवरी ऑन डेली बेसिस, ठीक है ना। तो उसको लेके, और दूसरा बात ये कि मैंने कहा ना कि एग्जाम साल दर साल एग्जाम जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़े थोड़े टफ होते चले जाते हैं, और हमको उसके लिए अपने आप को तैयार रखना होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्फेरोसोम पे। स्फेरोसोम की खोज की थी पर्नर ने, डिस्कवर्ड बाय पर्नर, ठीक है। टर्म स्फेरोसोम दिया था ग्राहन ने। ऐसी माइक्रोबॉडी होती है जिनका संबंध फैट मेटाबॉलिज्म से होता है। ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में देखने मिलते हैं, और इनकी स्टेनिंग हम करते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से करते हैं। मतलब हैवी मेटल स्टेन जो होता है, जो उससे हम इसकी स्टेनिंग करते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से इसकी स्टेनिंग, हम स्फेरोसोम की स्टेनिंग हम कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम कुछ वो ओपन द विंडो में कुछ एक्स्ट्रा, आप ऐसा हेडिंग करिए, एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट, एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट, ठीक है ना। ठीक है, ये फालतू पॉइंट नहीं होते हैं। कई बच्चों के दिमाग में आ चुका है चीज, यार परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट में सर पता नहीं थोड़ा ज्यादा देते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट भी ज्यादा है। कई बच्चे अपना ही दिमाग लगा रहे हैं बैठ के, नहीं नहीं अरे सर की मत सुनो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी देखो बेटा, मैं कह दूं आपको कि आपको इस प्रतियोगिता में कॉम्पिटिशन में कोई दावा नहीं कर सकता है कि भैया मैं जो बताऊंगा वही आएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपसे, आपको अपना स्तर ऊपर रखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं इसके अलावा, ठीक है। इसलिए जो पढ़ा रहा हूं ना, मैं पागल थोड़ी ना हूं कि मैं इतना एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूंगा भाई। जब मैं चाहता तो मैं जो है वो इतना लेक्चर आया, मैं 3 चैप्टर कंप्लीट करके बैठ चुका होता कि भैया तुम्हारा हो गया कोर्स पूरा, 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते चलते, दौड़ता हुआ मैं चलता, पीछे पीछे आप। वो कभी देखा है जब बच्चों का स्कूल छूटता है तो मम्मी बच्चों को स्कूल के बाहर लेने आती है या पापा लेने आते हैं, तो वो छोटा बच्चा मम्मी पापा का हाथ पकड़ता है और मम्मी पापा चल रहे होते हैं, बच्चा लेकिन हाथ पकड़ के दौड़ रहा होता है वो। और यदि पापा ने दौड़ना शुरू कर दिया तो बच्चा तो मुंह के बल गिर जाएगा, समझ गए बात को। अब यहां बच्चा कौन है और पापा के समान कौन है, ठीक है। तो इसलिए बेटा बिल्कुल एकदम दिमाग में रखिए बात को कि है ना, आप जो है आपका स्पीड जो है वो हम समझते हैं समस्या आपकी, क्या। तो आपको सिर्फ इतना करना है, जो कह रहे हैं उसको कमांडो बन के फॉलो करना बस, ठीक है ना। बाकी दिमाग लगाने का काम हमारा है ना। चलिए तो देखते हैं, कैटलेज फॉर्म 40% टोटल पेरोक्सोम प्रोटीन के। कैटलेज बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम के, याद रखिए। कैटलेज के बारे में एक बात दिमाग में रखिए बेटा, ये दुनिया का दूसरा सबसे तेज गति से काम करने वाला एंजाइम है। पहला क्या है, पहला क्या है, ठीक है। फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा है ये पता लगाइएगा, ठीक है। चलिए, कैटलेज 40% टोटल पेरोक्सोम प्रोटीन का होता है। इट इज द लार्जेस्ट एंजाइम ऑफ पेरोक्सोम व्हाइल पेरोक्सोडेज इज द स्मॉलेस्ट एंजाइम ऑफ पेरोक्सोम के। देखिए, कैटलेज पेरोक्सोम का 40% हिस्सा बनाता है, और ये पेरोक्सोम के अंदर मिलने वाला सबसे बड़ा एंजाइम होता है, और पेरोक्सोडेज सबसे छोटा एंजाइम होता है, ठीक है। कैटलेज एक सेफ्टी वाल्व के समान काम करता है, ठीक है। अब देखिए, एक व्यक्ति है वो अल्कोहल कंज्यूम किया, ठीक है, तो वो अल्कोहल कहां गया, उसने अल्कोहल पिया और वो अल्कोहल उसके लिवर में गया, लिवर में जाकर अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करते हैं। अब क्या कारण है, आप सोचते हो कई बार कि क्या कारण है कि शराब पीने पर आदमी का लिवर खराब हो जाता है। ज्यादा दवाइयां खाएगा, ड्रग्स लेगा आदमी तो लिवर खराब हो जाएगा। लिवर जो होता है ना बेटा, वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जो भी केमिकल बॉडी में आते हैं उनको सबसे पहले लिवर में भेजते हैं, और लिवर रोज लड़ाई लड़ रहा होता है। लिवर में एकमात्र ह्यूमन बॉडी में ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, डैमेज होकर रीजनरेट कर सकता है, वो लिवर है। अब रीजनरेट करने का पावर क्यों दिया ईश्वर ने उसको, क्योंकि उसको रोज में नुकसान होता है उसको। आपने कोई दवा खाई, आपने टॉक्सिक मेडिसिन कोई खा लिया आपने, तो मेडिसिन बॉडी में गया, काम किया, लेकिन उसको हटाने का काम लिवर का है। तो लिवर की सेल उसको डिस्ट्रॉय करने में बड़ी एनर्जी खर्च करती है। अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति का लिवर खराब इसलिए होता है क्योंकि अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई लिवर करता है। और लिवर के अंदर भी जो सेल होती हैं, हेपेटोसाइट सेल होती हैं, उन सेल्स में पेरोक्सिसोम वो काम करते हैं। आ गया, देखो क्या लिखा है,
50% ऑफ एल्कोहल कंज्यूम्ड बाय ए पर्सन इज डिटॉक्सिफाइड बाय पेरोक्सोम इनसाइड लिवर सेल, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन के परिणाम स्वरूप सबसे आखिर में फोटो रेस्पिरेशन के परिणाम स्वरूप सबसे आखिर में जो हम कहते हैं सबसे आखिर में जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो होता है ग्लाइसिन और सीरिन के। ये पूरी प्रोसेस अभी हम यहां नहीं पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे हिस्से बता रहा हूं उसके में, पूरा प्रोसेस देखेंगे हम फिजियोलॉजी में, ठीक है ना। तो प्रकाश शोषण में जो सबसे आखिर में उत्पाद बनता है वो होता है बेटा ग्लाइसिन एंड सीरिन होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात किया हमने किसके बारे में, माइक्रोबॉडीज के बारे में हमने बात किया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, साइटोस्केलेटल क्या होता है, कोशिकी कंकाल क्या होता है। पहले देखते हैं कि हमारे एनसीईआरटी में क्या सिलेबस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिलेबस क्या लिखा है। एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर। देखिए, साइटोस्केलेटल प्रोटीन से बने होते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने कई बार डीपीएस में आपको दिया, ठीक है। कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और ये प्रोटीन के फिलामेंट से बने हुए नेटवर्क को, जाल को हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटल कहते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम इसका होता है माइक्रो ट्रेबिकुलर लेटाइस, ठीक है, ठीक है। इसे हम साइटोस्केलेटल कहते हैं या माइक्रोट्रेबिकुलर लेटाइस भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। द साइटोस्केलेटल इन सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन, कई काम करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मोटिलिटी, सीलिया फ्रिजिला का हिस्सा भी यही होते हैं, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, इनके मेंटेनेंस, सेल के शेप के मेंटेनेंस में भी ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। इतना लिखा हुआ है एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी में बस इतना लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है ना, क्लियर। अब थोड़ा सा हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। नंबर एक, पहले तो समझना पड़ेगा ये है कहां पर। मैंने क्या कहा कि एक यूकैरियोटिक सेल में प्रोटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बांट लो। एक तो वो जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, दूसरा जो न्यूक्लियस के बाहर है वो साइटोप्लाज्म है। एक वो जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है और जो बाहर है वो साइटोप्लाज्म है। फिर साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बांट लिया हमने, एक तो सेल ऑर्गेनेल्स हो गए बेटा और दूसरा हो गया क्लियर फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। साइटोसोल बोलेंगे इसे हम, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलेंगे इसको हम, या हाइलोप्लाज्म बोलेंगे। मतलब साइटोप्लाज्म में से आपने सेल ऑर्गेनेल हटा लिए तो जो लिक्विड बचेगा, तरल बचेगा, उसे क्या बोलोगे, उसे हाइलोप्लाज्म बोलोगे या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलोगे या साइटोसोल बोलोगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटल इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। जिसको आप केवल लिक्विड समझ रहे थे ना, वो केवल लिक्विड मटेरियल नहीं था, उसमें प्रोटीन का एक पूरा जाल बिछा हुआ था उसके अंदर के। तो एक कॉम्प्लेक्स स्केलेटल, एक जटिल कंकाल जिसे हम साइटोस्केलेटल कहते हैं, वो हमें साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, हाइलोप्लाज्म या साइटोसोल में हमको देखने मिलता है। एंड इट इज ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क, त्रिविमीय संरचना होती है, इसको हम माइक्रोट्रेबिकुलर लेटाइस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी प्रेजेंस को हम देख सकें। साइटोस्केलेटल में 3 कंपोनेंट होते हैं, वेरी वेरी आईएमपी। साइटोस्केलेटल में हमको 3 कंपोनेंट देखने मिलते हैं। क्या क्या होता है बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट हमको जो है वो वहां पर देखने मिलते हैं, ठीक है। देखिए, अब पहले क्या था, यानी जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं खोजा गया था ना, तो हम देख रहे थे कि भाई हमने कहा ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखा हमें, ठीक है, ठीक, हमने कहा ये हमको ईआर दिखा मान लो, ठीक है, ये मेम्ब्रेन दिखी हमको, बाकी कुछ देख नहीं पा रहे थे हम। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज लिया तो हम देख पाए, अरे ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपनी जगह पर कौन रखे हुए है, उसको साइटोस्केलेटल के। माइटोकॉन्ड्रिया को यहां से यहां मूव करना है तो कौन काम कर रहा है, ये साइटोस्केलेटल ये काम कर रहा होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का एक पूरा का पूरा जाल आपको दिखाई पड़ रहा है। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये सब मिलकर बनाते हैं साइटोस्केलेटल, ठीक है। देखिए, मतलब साइटोस्केलेटल को बनाने के लिए आप देख रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं और दूसरे होते हैं बेटा माइक्रोफिलामेंट होते हैं जो मेनली एक्टिन फिलामेंट कहलाते हैं और एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल को खोज देखने वाले थे डी रॉबर्टिस एंड फ्रैंकी के। माइक्रोट्यूब्यूल को डी रॉबर्टिस और फ्रैंकी ने देखा। अब थोड़े बेटा साइंटिस्ट के नाम है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि मैच दी कॉलम में आता है। डी रॉबर्टिस और फ्रैंकी ने पहली बार देखा, स्टडीड किया, इसका अध्ययन किया लेडबेटर और पोर्टर ने। माइक्रोट्यूब्यूल वर्ड का इस्तेमाल किया स्लॉटरबैक ने।
माइक्रोट्यूबुल वर्ड का इस्तेमाल किया स्लॉटरबैक ने। और माइक्रोट्यूबुल लॉन्ग स्ट्रेट पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो यूनिफॉर्म एक बराबर साइज के होते हैं, खोखले होते हैं। इनका डायमीटर 25 नैनोमीटर का होता है। यानी जितने भी साइटोस्केलेटल के कंपोनेंट हैं, ध्यान से बात सुनेगा, जितने भी साइटोस्केलेटल के कंपोनेंट हैं उसमें सबसे अधिक डायमीटर माइक्रोट्यूबुल का होता है 25 नैनोमीटर। ठीक है ना, खोखले होते हैं इनके, देखिए दीज आर दी। और इसको बनाने वाले प्रोटीन होते हैं, मैंने कहा ये है आपका अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है, और ये है बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये बने होते हैं, ठीक है, खोखले होते हैं, पाइप के समान होते हैं। ठीक, देखिए ना, सेल के अंदर बाकायदा एक जाल है ना, पूरा का पूरा साइटोस्केलेटल जो होता है सेलुलर ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देख सकते हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है कि माइक्रोट्यूबुल एक प्लेटफॉर्म बना रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर दूसरे साइटोस्केलेटल के कंपोनेंट वेसिकल लेकर मूव कर रहे हैं। अब हम समझते हैं ना बेटा, हम देखते हैं कि सेल के अंदर एक वेसिकल यहां है कि यहां से वेसिकल मूव करता हुआ यहां पहुंच गया, सेल मेम्ब्रेन पर पहुंच के फ्यूज, अब फ्यूज हो गया, उसको छोड़ के हमने फ्यूज कर दिया। कभी आपने सोचा है कि सेल मेम्ब्रेन को जब, जैसे मैंने आपसे कहा, समझना बेटा बात को, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये फूड मटेरियल प्रेजेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ने इसको देखा, फूड को केमिकल इंडक्शन हुआ, फूड को लेने के लिए मेम्ब्रेन अंदर की ओर मेम्ब्रेन झुकी, मटेरियल अंदर आ गया, ठीक है। फिर मेम्ब्रेन थोड़ी सी और अंदर की ओर झुकी, ठीक है। फाइनली क्या बन गया? फाइनली फूड वैक्यूल बन गया। तो एक्चुअली में हो क्या रहा था? एक्चुअली में हो रहा था कि मेम्ब्रेन को खींचने के लिए यहां पर ऐसे फिलामेंट प्रेजेंट थे, ऐसे साइटोस्केलेटल देख पाते हैं तो ऐसे साइटोस्केलेटल मेम्ब्रेन को इस तरफ खींच रहे थे वो, ठीक है ना, तभी मेम्ब्रेन खींच पाई। फिर इस वेसिकल को जो है खींच के आगे ले गए। मतलब सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है ना बेटा, वो बगैर साइटोस्केलेटल के पॉसिबल नहीं है। तो एक वेसिकल यहां से मूव करके दी यहां गया, तो काइनेसिन नाम का प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर सिर पे रख के जा रहा है वेसिकल, आपको दिख ही नहीं रहा, वो आपको नहीं दिख रहा वो, लेकिन उसके सिर पे क्या रखा उसने? वेसिकल। ये काइनेसिन, मतलब मैं काइनेसिन हूं, मेरे सिर पे रखा हुआ है वेसिकल और मैं मूव कर रहा हूं। आपको लग रहा है कि वेसिकल मूव कर रहा है, नहीं, वो प्रोटीन मूव कर रहा है, पूरा जाल बिछा हुआ नेटवर्क पूरा जैसा से मूव कर रहा है। अब बोलोगे सर ये किस काम का? मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में ये पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, कैसे मूव करता है कि सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में। और मैंने पढ़ाया भी हुआ कि कहां पर, नेक्स्ट मेडिको के जो लेक्चर होते हैं उसमें मैंने फिजियोलॉजी के अंदर बताया भी हुआ इसमें। तो वो फाउंडेशन यही शुरू होता है, वो फाउंडेशन उस चीज का यही मालूम चलता है कि हाँ भाई सर आप डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मतलब हम एमबीबीएस अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम वहां पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बिलीव मी, जो पढ़ रहे हैं ना ये बहुत काम आएगा, पूरे समय काम आएगा आपको। चलिए, तो अभी हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमने देखा यहाँ पे कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो आपने काइनेसिन प्रोटीन देखिए लिखा है यहाँ पे, ये काइनेसिन नाम का प्रोटीन है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर ये वेसिकल पकड़कर मूव कर रहा है, कैसे देखो ना, कैसे मूव कर रहा है, सेल में मूव कर रहा है। एक्सॉन के अंदर एक छोटे हिस्से को देख रहे हैं मैग्नीफाई करके, है ना, एनर्जी भी खर्च कर रहा है, एनर्जी भी ले रहा है वो, और किससे सेल लेके वो मूव कर रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये माइक्रोट्यूब्यूल है बेटा, काइनेसिन प्रोटीन है, और उसको थैली को वेसिकल को पकड़ के वो मूव कर रहा है। ऐसा होता है सेल के अंदर, ठीक है। हर एक माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो 13 प्रोटोफिलामेंट से बना होता है, और ये प्रोटोफिलामेंट बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ठीक है। और ये क्या, दो तरह के ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल का काम क्या होता है बेटा? ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब मान लो कोई सेल स्टार शेप दिखाई पड़ रही है तो उसकी मेम्ब्रेन को खींच के स्टार शेप बनाने वाला कौन? माइक्रोट्यूब्यूल। अब देखो समझो, कभी देखा आपने कि कोई टेंट लगता है, शादी विवाह होता है, फंक्शन होता है, तो कोई टेंट लगता है, तो टेंट का शेप, कई लोग बोलते हैं यार टेंट ऐसा लगाना महल के जैसा दिखना चाहिए, ठीक है। कोई कहते हैं भाई टेंट को ऐसा लगाओ कि यहां से एंटर करे आदमी, यहां से घूम के आए, फिर खाने की जगह होगी। तो शादी विवाह में टेंट लगते हैं मैदानों के अंदर के, हर जगह तो बड़े होटल होते नहीं है, तो टेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो टेंट को लगाने में पूरा जो भी पंडाल है उसका पूरा शेप देने के लिए क्या होता है, लकड़ी के खंबे लगाए जाते हैं और उसमें कपड़ा बांधा जाता है। तो इमेजिन कीजिए कि कोई भी सेल का जो शेप है ना, वो आपको दिख रहा है कि कपड़ा बन रहा है, हाँ भाई ये टेंट बन गया, शेप बन गया, महल का शेप बन गया इसका। एक्चुअली में उसमें जो अंदर सपोर्ट लगे ना, वो सपोर्ट पे कपड़ा जुड़ा हुआ है,
इसलिए वो टेंट वैसा दिख रहा है आपको। सेल के अंदर भी ऐसे खंबे लगे हुए हैं, ऐसे सपोर्टिंग सिस्टम लगे हुए हैं जो साइटोस्केलेटल है, जो सेल को एक शेप दिए। कोई सेल स्टार शेप है, कोई सेल सिलेंड्रिकल है, कोई सेल जो है वो क्यूबिकल है, तो वो उसको क्यूब शेप में बनाया। मैं मान लो मैंने कहा कि मैंने यदि जो है क्यूब शेप में अपना अरेंजमेंट कर दिया कपड़े उसका जो सपोर्ट सिस्टम का, और कपड़ा लगा दिया, तो ये चौकोर दिखाई पड़ेगा। स्फेरिकल में किया मैंने ऐसा स्फेरिकल, तो स्फेरिकल दिखाई पड़ेगा। आपको बता दूं मैं कि मैंने है ना अभी हमारे बच्चों को एक दिन ऐसे, अब क्या होता है, बच्चे जो है वो अभी चूंकि इतना कोरोना का टाइम इतना सब समझते हैं, तो कई बार बोलते हैं कि हमको जो है वो कुछ बाहर जाना है, हमें खेलना है, हमें बाहर जाके, है ना, बच्चे जिद करते। तो हमने क्या किया, हमने जो है एक बार अमेजॉन से वहाँ पे कैंपिंग गियर्स मिलते हैं, तो हमने एक छोटा सा कैंप मंगाया हुआ, मतलब टेंट, कैंपिंग टेंट होता है। तो वो टेंट का साइज होगा 4-5 फीट के आसपास, 4 फीट चौड़ा होगा, वो 3 फीट ऊपर ऊंचा होगा। जो जंगलों में लोग टेंट लगा के सोते हैं ना, जो पूरा चारों तरफ पैक रहते हैं, वो टेंट मंगाया मैंने खेलने के लिए बच्चों के। ठीक है, तो मैंने एक कमरे में टेंट लगा दिया, उसमें मैंने उनको जो है उसमें जो है वो उनका गद्दे बद्दे लगा दिए टेंट के अंदर, और बोला कि देखो अब तुम घर के अंदर ही कैंपिंग करने जाओगे। ठीक है, एंड दे आर वेरी हैप्पी कि वो गए, उसमें उन्होंने अपना छोटा सा घर बना लिया, उसमें उन्होंने कहा हमारा घर, खेलने, दोनों बच्चे भाई खेलने लगे। तो एक्चुअली में जो है उसमें क्या देखा मैंने, जब कैंपिंग गियर मंगाया तो उसमें क्या है, उसमें कुछ पाइप्स आए, उसमें उन पाइप को मैंने जोड़ा, और जोड़ने के बाद जो उसका साथ में जो क्लॉथ आया, क्लॉथ जो आया था उसको मैंने उसमें लगा दिया। ठीक है, चिप कर दिया, लगा दिया उसको मैंने उसके ऊपर, बन गया टेंट। सेल के अंदर भी वैसे ही, जैसे मैंने कहा कैंपिंग गियर में ऐसे हमको वायर्स मिले, ऐसे वायर होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट के, और यही पूरा शेप एंड डिसाइड करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है ना, तो ये क्या करते था, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, शेप ऑफ द सेल प्रोवाइड करते हैं, मॉर्फोजेनेसिस के मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट को तय करता है कि माइक्रोट्यूब्यूल को अरेंज कैसा होना है, और जैसा वो अरेंज होंगे वैसा शेप होगा। अब नेफ्रॉन है, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये ग्लोमेरुलस। अब ये सब कैसे, ये तो अलग ही शेप है बिल्कुल, ये कैसे बना, माइक्रोट्यूब्यूल बनाया। फिर न्यूरॉन्स की बात करें, मैंने कहा साइटोन, एक्सॉन, ठीक है, डेंड्राइट्स, ये कैसा शेप बना। फिर हिपेटोसाइट सेल्स। ठीक है, मतलब ये है कि बॉडी में डिफरेंट शेप की सेल्स है, उसको डिसाइड करने वाला कौन है ये, एंड किसके थ्रू शेप आता है, शेप प्रोवाइड टू शेप टू द सेल, माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कौन तय करता है, न्यूक्लियस तय करता है। एंड द प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो भी साइक्लोसिस या स्ट्रीमिंग मूवमेंट होते हैं वो बगैर माइक्रोट्यूब्यूल के बेटा नहीं हो सकते। ठीक है, एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल एपेटाइट, जब सेल डिवाइड करती है, सब सेल डिवाइड करती है तो तय करना होता है कि क्रोमोसोम को अरेंज कहां करेंगे। तो क्या होता है, हर बार जब सेल डिवाइड करती है तो समझ लीजिए आप कि सेल डिवाइड करेगी तो क्रोमोसोम को आपको जो है वो इक्वली 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। बांटने के लिए आपको बीच में आपको एक मैदान तय करना पड़ेगा, और उस मैदान में क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए जो हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है माइक्रोट्यूब्यूल। ये न्यूक्लियर स्पिंडल एपेटाइट में आता है। आप समझ लीजिए, ऐसा समझते हैं हमने कहा कि कोई भी खेल हम खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स या खेल हम खेलते हैं, मान लो क्रिकेट खेलें या फुटबॉल खेलें, तो पहले क्या करते हैं, पहले हम डिसाइड करते हैं कि ये मैदान रहेगा, वो बाउंड्री रहेगी कि भाई उसके आगे जाएगा बॉल तो 4 होगा, और डायरेक्ट लगे जाएगा तो 6 होगा। ठीक है, ऐसे ही खेलते ना। या फुटबॉल खेलेंगे तो बोलेंगे भैया ये गोल पोस्ट हो गया, दूसरा गोल पोस्ट हो गया, और ये मैदान यहां पे खेलना है, ये डी बना है, इसके अंदर ऐसे खेलना है। ठीक है, तो कोई भी इस गेम के पहले हम एक बाउंड्री तय करते हैं। वैसे सेल के अंदर जब सेल डिवाइड कर रही होती है, क्रोमोसोम को 2 हिस्सों में बांटना होता है, तो एक बाउंड्री डिसाइड करनी पड़ती है, और वो बाउंड्री बनाने का काम होता है माइक्रोट्यूब्यूल का। ठीक है, और उस बाउंड्री को, उस सिस्टम को बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिंडल एपेटाइट। सेल डिवीजन पढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे, अब इतना समझ लीजिए। ठीक है ना। फिर सीलिया और फ्लैजिला के फॉर्मेशन में, जो सीलिया फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट है, वो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। ठीक है, तो मतलब उनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। फिर सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए प्लेन और प्लेस को डिसाइड कौन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल। शुरू में पढ़ा हमने सेल वॉल में कि द प्लेन एंड प्लेस ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन डिटरमाइंड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है,
देन कम टू द माइक्रोफिलामेंट। चलो अब माइक्रोफिलामेंट में बात करते हैं। डिस्कवर्ड बाय पेल्विट्स, इसे पेल्विट्स ने खोजा। ये बड़े लंबे यानी ये एज कंपेयर टू माइक्रोट्यूबुल ये दे आर मोर लॉन्गर, लंबे फिलामेंट होते हैं कि इनका डायमीटर 7 नैनोमीटर होता है। मोस्टली ये एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, परंतु कुछ हमको मायोसिन प्रोटीन से बने हुए भी दिखाई पड़ते हैं। पर कोई एक पूछेगा तो इनको हम जनरली हम माइक्रोफिलामेंट को हम जनरली एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये मेनली एक्टिन जो है एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। मेनली ये एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए इनको हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ना, सिंगल एक्टिन सबयूनिट एक्टिन फिलामेंट, तो सो दे आर नोन एज एक्टिन फिलामेंट्स आल्सो। क्लियर, क्योंकि मेनली ये एक्टिन से बने होते हैं। काम क्या होता है इनका? मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। खींचा, मैंने कहा ना मेम्ब्रेन को खींचा। अब देखो एक्टिन प्रोटीन की खास बात ये होती है कि दे आर बेसिकली कंट्रैक्टाइल प्रोटीन के। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो पाइप होते हैं, रिजिड पाइप, फिक्स साइज के होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लिप करता है। जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्शन करना है ना, तो ये मायोसिन है और ये एक्टिन है, ठीक है, ऐसा। तो अब एक्टिन मायोसिन ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लिप कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये खींच सकते हो किसी हिस्से को कॉन्ट्रैक्ट होके। तो ये मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस कहां देखने मिलता है? माइक्रोफिलामेंट करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, मैंने कहा ना एक्टोमायोसिन, एक्टिन और मायोसिन, सार्कोमेयर, ये सब मसल कॉन्ट्रैक्शन के वर्ड है के। तो मांसपेशियों का संकुचन भी कैसे होता है बेटा? मैंने कहा ना, जिसे मैंने ये थिक है, ये मायोसिन है। मायोसिन थिक होता है, मोटा होता है, और ये है एक्टिन फिलामेंट, ऐसा प्रेजेंट था। कॉन्ट्रैक्शन करना हुआ, स्लिप कर गया इसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सब काम कैसे होता है बेटा? ये भी किससे होता है? ये होता है माइक्रोफिलामेंट से होता है। देन द प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट एंड क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम को खींचना है, तो मैंने कहा ना खींचने का काम कौन करेगा? माइक्रोफिलामेंट्स करेंगे, ठीक है। तो ये काम माइक्रोफिलामेंट्स कर सकते हैं आसानी से। अब आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट पे। These have thickness between microtubule and microfilament. इनकी थिकनेस, क्यों इनको हमने इंटरमीडिएट फिलामेंट बोला? क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल से पतले हैं लेकिन माइक्रोफिलामेंट से मोटे, अधिक डायमीटर के हैं। इसका मतलब ये इनको बोला हमने इंटरमीडिएट फिलामेंट कहा इनको हमने के। और ये कई तरह के प्रोटीन से बने होते हैं, केराटिन, विमेटिन, डायनिन और प्लैक्टिन के। केराटिन सबसे कॉमन प्रोटीन होता है, ठीक है। कहां पर? नहीं, नेल्स में देखने मिलेगा आपको, हेयर्स में देखने मिलेगा आपको, स्किन में देखने मिलेगा। ये मेनली ये केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। सबसे कॉमन प्रोटीन इन दी इंटरमीडिएट फिलामेंट। फिर इनका काम होता है साइटोस्केलेटन को मेंटेन करना के। ये माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन में ये हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और ये साइटोस्केलेटन को मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये दिखाई पड़ रहा है हमें इंटरमीडिएट फिलामेंट। देखो डायमीटर माइक्रोट्यूब्यूल का 25 नैनोमीटर था, माइक्रोफिलामेंट का 7 नैनोमीटर था, इनका है 10 नैनोमीटर, बीच में। क्लियर? देखिए साइटोस्केलेटल का हम डिटेल में जाके एक पिक्चर देख रहे हैं, कैसे देखो वेसिकल मूव कर रहा है। ये दिख रहा ना को, ये वेसिकल है, दिस इज दी वेसिकल। सेल के अंदर जो वेसिकुलर मूवमेंट है, ठीक है, वो कैसे देखो ना, कोई भी ये कम, तो देखो आपको लग रहा है कि आदमी सिर पे लेके चल रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है आपको। तो माइक्रोट्यूब्यूल है आपको, एम्प्टी मतलब माइक्रोट्यूब्यूल है। फिर आप देख रहे हो उसके ऊपर जो है वो काइनेसिन, विमेटिन, ये सब जो है रोल प्ले कर रहे हैं। और ये वेसिकल्स का यानी सेल के अंदर जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है, जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होता है ना बेटा, वो साइटोस्केलेटन के थ्रू होता है। तभी तो मैंने कहा ना कि ईआर से निकला ट्रांजिशन वेसिकल, जुड़ा कहां जाके? गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से टूटा वेसिकल कहां गया? वो आगे गया, मेम्ब्रेन से बाहर जाके रिलीज किया उसने। तो ये सारा मूवमेंट क्या? वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट साइटोस्केलेटन के बगैर नहीं हो सकता है, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टोक पॉइंट, आप ये हेडिंग रहेगा एक्स्ट्रा स्टोक पॉइंट, ठीक है। इन नर्व फाइबर द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर नोन एज न्यूरोट्यूब्यूल्स। नर्व फाइबर में माइक्रोट्यूब्यूल को हम न्यूरोट्यूब्यूल भी कहते हैं। नर्व फाइबर में माइक्रोट्यूब्यूल को हम न्यूरोट्यूब्यूल भी कहते हैं। अमीबा में और स्लाइम मोल्ड में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमीबा में और स्लाइम मोल्ड में पूछेगा एग्जामिनर, तब बतलाना है, समझ गए ना? जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तब बतलाना है।
और एक माइक्रोट्यूबुल में 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं और हर एक प्रोटोफिलामेंट जो है वो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से बना होता है। पहले भी मैंने बतलाया आपको ये चीज, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक। जो मांसपेशियां होती है, मसल्स होती हैं, उनके फाइबर को मायोफिब्रिल कहते हैं, जो एक्टिन और मायोसिन से बने होते हैं। एक्टिन ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, मायोसिन फाइब्रस प्रोटीन होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। मांसपेशियों के संकुचन के लिए मसल्स के अंदर जो सेल, जो फिलामेंट होते हैं, उन्हें मायोफिलामेंट कहते हैं और मायोफिब्रिल कहते हैं। और ये जो मायोफिब्रिल होते हैं बेटा, ये एक्टिन और मायोसिन से बने होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मायोसिन प्रोटीन जो होता है, इट इज अ फाइब्रस प्रोटीन, थिक प्रोटीन। इसमें एटीपी एज एक्टिविटी होती है। तो मांसपेशियां संकुचन के लिए, मांसपेशियां जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, दे यूटिलाइज द एटीपी। तो एटीपी यूज करने के लिए एटीपीएस कहां होता है? मायोसिन के पास में होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो हमारे स्किन और हेयर को बनाते हैं। क्या होता है प्रोटीन में? केराटिन, केराटिन नाम का प्रोटीन होता है। ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी एंड एग्जाम का बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, याद रखिएगा। कोल्चिसिन और विनब्लास्टिन ऐसे केमिकल होते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबलिंग को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, कोल्चिसिन और विनब्लास्टिन ऐसे केमिकल होते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली को, उसके अरेंजमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसीलिए ये सेल डिवीजन को रोक सकते हैं केमिकल, क्योंकि सेल को डिवाइड करने के लिए, सेल को डिवाइड करने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल को अपने आप को प्रॉपर्ली अरेंज करना पड़ता है। जब माइक्रोट्यूब्यूल प्रॉपर्ली अरेंज करेगा तभी सेल ठीक से डिवाइड हो पाती है। तो ये क्या करते हैं? कोल्चिसिन और विनब्लास्टिन ये माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए सेल फिर डिवाइड नहीं कर पाती है और इसलिए इनको हम बोलते हैं माइटोटिक पॉइजन बोलते हैं। इनको माइटोटिक पॉइजन कहते हैं। ठीक है, उसमें से विनब्लास्टिन जो होता है, इट इज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो कि विंका रोजिया प्लांट से मिलता है। विंका रोजिया प्लांट से मिलता है और विनब्लास्टिन का इस्तेमाल जो है वो कहां होता है? एंटी कैंसर दवा के रूप में करते हैं। इसका यूज हम एंटी कैंसर मेडिसिन के रूप में करते हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर दिया गया है बेटा। ठीक है ना, पढ़ेंगे आगे हम। अभी मैंने लिखा दिया इसलिए क्योंकि हम अभी क्या माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा कि कोल्चिसिन और विनब्लास्टिन जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबलिंग को इनहिबिट करते हैं, इसलिए ये सेल डिवीजन को रोकते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस को बनने नहीं देते। क्लियर? ठीक है। टोनोप्लास्ट पूरी सेल के अंदर सबसे पतली कोई मेम्ब्रेन है, थिनेस्ट मेम्ब्रेन होती है, वो होती है टोनोप्लास्ट, इज द थिनेस्ट मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर? ठीक। अब देखो, हमने सीलिया और फ्लैजिला, अब एक काम करते हैं, सीलिया और फ्लैजिला के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तो तब हम जो उसके पॉइंट्स को नोट करेंगे। अभी हम कंफ्यूज नहीं करते हैं यहां पर। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा माइक्रोबॉडीज को देखा, हमने साइटोस्केलेटन को देखा। के तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं बेटा, किसके ऊपर बात करेंगे? हम बात करेंगे सीलिया, फ्लैजिला एंड सेंट्रियोल्स के ऊपर हम बात करेंगे, कैसे होते हैं। क्योंकि ये सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड है, उनके अरेंजमेंट से ये चीजें बनती है। तो 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है, 9+0 अरेंजमेंट क्या होता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.